शहादतें अभी तक हो चुकी हैं। तो बहरहाल मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब देश की बात करेंगे लेकिन उससे पहले विदेश की बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ गाज़ा से करें। 600 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं और शहदा की तादाद 55,000 से ज़ायद हो चुकी है और 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और जिस तरह से हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात करते आए हैं कि इज़राइल कहीं ना कहीं इसको जो है रुकना पड़ेगा और इसकी पसपाई बिल्कुल हो चुकी है। अगरचे वो कोशिशें कर रहा है लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि वो मज़ीद शिद्दत ला रहा है हमलों में। और यानी गज़ा में भूखमरी का मामला है, बच्चों को माल न्यूट्रिशन का मामला है, बहुत ही संगीन सूरत हाल है। किस तरह से देख रहे हैं भाई साहब? देखिए, ये मामला थोड़ा सा अब पेचीदा हो गया है जी। और पेचीदा इस मायने में हो गया है। हम्म। हालांकि मेरे इन बातों को लोग कभी तस्लीम करेंगे, मगर जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ मैं वही बोलूंगा। जी। सवाल ये उठता है कि एक तरफ ईरान की लगातार डील चल रही है, जगह जगह पर बदल बदल कर अमेरिका के साथ में। अभी भी परसों भी डील की, अब फिर अब डिस्कशन था। भाई साहब अमेरिका अभी लेकिन टेलीविजन। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो डील बिल्कुल नाकामी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, नहीं बिल्कुल नहीं नाशाखी नहीं, हो गई है बिल्कुल उनमें। ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नाकामी की नहीं है। अगली मीटिंग फिर तय रखी है, हम्म। क्योंकि कोई भी डील जो है वो एक साथ तो होती नहीं ना, डील तो चल रही है ना। अभी 5वें सवाल मरहले की ये है कोई कि उम्मीद नहीं है, बता रहे हैं कि जो है अब जो नहीं होगा नहीं, नेक्स्ट वो हर मरहला। बार हर मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि उस डील से काफी कुछ उम्मीद है, मगर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, उम्मीद नहीं है। और हम्म। ये पिछले 4-5 दौर की बातचीत में हो चुका है ऐसा। जी हाँ। तो मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ ना, दोनों तरफ की। सवाल ये नहीं है कि डील में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। सवाल ये है कि डील के होने से ये जो फोकस है ईरान का वो डाइवर्ट है। हम्म। वो पूरी तरह जो है आधा, एक तरफ से एक एक वीक करके टाइम बाय किया जा रहा है, और ये हम्म। टाइम बाय जो है वो इजराइल को फायदा कर रहा है। हम्म। तो इजराइल कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रहा है। इवन उसके नीचे इंसान कितने मरते हैं उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानों की बॉडी में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम्म। ये बात सिर्फ जो है, देखिए, एक बात है कि यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब जो है हालात ऐसे हो चुके हैं जी। कि जो जेनोसाइड जर्मन में हुआ था हम्म। उससे कहीं आगे निकलता जा रहा है इजराइल। हम्म। तो सवाल, मगर उस वक्त क्या था, लोगों के पास सूचना नहीं थी। हम्म। सिर्फ छोटे मोटे फोटो छपते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। हम्म। और आज की दुनिया में ये हर घड़ी विद इन सेकंड जो है पूरी दुनिया में रिपोर्ट पहुंच जाती है कि क्या हुआ हम्म। उस वक्त। मगर पूरी दुनिया जो है वो इजरायलियों को बचाने के लिए खड़ी थी। हम्म। आज पूरी दुनिया में से एक भी देश जो है गाजा के लोगों को बचाने के लिए नहीं खड़ा है। ये बेसिक फर्क है। हम्म। तो ये जो है कि ये बातें जरूर की जाती हैं, और ये बातें हमें ये देखना होगा कि हमारी बातचीत से भी क्या हल निकलने वाला है। क्योंकि बातचीत तो जिन देशों के पास ताकत है, रसूख है या पैसा है, किसी न किसी भी एंगल से किसी हथियार का इस्तेमाल करके ही किसी चीज को रोका जा सकता है। बट एक चीज जो है मुझे जो नजर आ रही है बाकर साहब, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये एक डील जो है वो एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल की गई। गाजा के लोगों का एक टैक्टिकल ढाल के तरीके से इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखिए, एक पूरी दुनिया खड़ी ना हो और मुस्लिम देशों को, अपनी जनता को इनके साथ खड़े ना होने का वजह बताने का एक कारण हो, उसमें ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा प्लान गाजा में तैयार किया गया, जो कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का जो जगह है, जो मकाम है, वो फिलिस्तीन प्राधिकरण वेस्ट बैंक में है। तो इन दोनों के बीच में दूरी काफी है। तो अब सवाल ये उठता है कि वेस्ट बैंक में या मस्जिद अक्सा में जो कुछ होता है वो एक अलग मुद्दा है, मगर जेनोसाइड जो है वो गाजा में किया जा रहा है। तो ये टैक्टिक जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसको बहुत कुछ जो अपने, हम दूर बैठे हैं, हम अलग बैठे हैं, हम बेसिकली एक ऐसी सिस्टम में मौजूद है जहां हमारी बात का कोई मायने नहीं है। मगर एक बात तयशुदा है
जी। को इसलिए भी मायने नहीं है ना। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश का कानून फॉलो करना है। हम्म। उस देश में स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो हम्म। इजराइल है। हम्म। तो हम लोग तो अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बात कर सकते हैं। एज ए नेशन या नेशन ग्रुप के बारे में हम कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो इजराइल है भारत का। ये तो एक अलग मुद्दा होगा। इसलिए हम इंटरनेशनल सिनेरियो में दूसरे देशों की बात कर रहे हैं। तो जी। दूसरे देशों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अरब देश जो है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि गाजा रहे। अब मैं आपको बहुत अलग बात कह रहा हूँ। हम्म। यहाँ ये जो लोकेशन है, मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन भी, ट्रंप भी और शी जिनपिंग भी, ये तीनों ये फैसला कर चुके हैं कि गाजा में अब गाजा के लोगों को न रहने दिया जाए, रखा जाए मगर सैंपल के तौर पर। यानी अगर 22 लाख लोग हैं तो उनमें से 5 या 7 लाख लोगों को अच्छे मकान बना के गाजा में दिए जाए, मगर बाकी की चीजों को हथिया लिया जाए और इन लोगों को इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाए। और चूंकि इनके पास मकान या सिस्टम नहीं रहेंगे तो मजबूरन ये जगह इनको छोड़नी पड़ेगी। और इसमें जो फलस्तीन प्राधिकरण है इसके इलाके को थोड़ा बड़ा किया जाए। तो इसकी बार्गेनिंग और इजराइल की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पर उसका कब्जा हो जाए। हालांकि इसके पीछे यहाँ ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो मेडिटेरियन सी में सीधे सीधे एक बड़ा रास्ता देती है सऊदी अरब को, यूएई को। और ये इसके अलावा इसमें इस रास्ते की जरूरत जो है साथ साथ में, क्योंकि अब सीरिया जो है वो चला गया है ईरान के हाथों से। तो अब खुद ईरान को भी जो है इस रास्ते की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको यूरोप में एंटर करना है, मेडिटेरियन सी में एंटर करना है स्पेन के जरिए सीधे, या मोरक्को के जरिए, या अफ्रीका के जरिए, ये पूरे एक रास्ते में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन के रह गई है। और यहाँ जो इंसान रह रहे हैं अब इन्हें फना करने की सबकी अपनी मिली भगत मुझे नजर आ रही है। ये एक नया मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो आज से पहले मैंने नहीं की थी। तो अब जो सिनेरियो बदला है, जो 2 घंटे की बातचीत पुतिन के और ट्रंप के बीच में हुई है, इन सब बातों में ये मुझे लगने लगा है, देखिए फलस्तीन अलग देश बनने जा रहा है, वो बनेगा, मगर गाजा के लोगों की शायद मुसीबत और बड़ी हो गई है। और इस पर सहमति लगभग ईरान सहित, सऊदी अरब सहित सबकी हो चुकी है। अलबत्ता अगर नहीं होती तो आप जानते हैं कि आज भी इस तरीके से 3 दिन पहले हुतीस ने हमले किए थे तेल अवीव पर, बेन गुरियन को बिल्कुल नाकारा कर दिया था पूरी तरह से। आप सोचिए बाकर साहब, अगर ये अटैक बहुत बड़ा करके कर दिया जाए, भले ही हुती करे ईरान ना करे, उनके पास मिसाइल खत्म होने वाले नहीं, लाखों मिसाइल हाइपरसोनिक लेकर बैठे हुए हैं। अगर वो इसी तरह के 2 या 4 मिसाइल चलाने के बजाय 100 हाइपरसोनिक मिसाइल एक साथ चला दे तो अगले 13.5 मिनट में इजराइल घुटने टेक देगा। तो मतलब साफ मुझे नजर आ रहा है कि इजराइल पर कोई घुटने टिकवाना चाहता ही नहीं है, बल्कि अपनी पावर बार्गेनिंग की जा रही है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। और वो जो एक नहर बनाने का प्लान था इजराइल के जरिए, बेन गुरियन नहर ही थी वो, उसके जरिए सुएज नहर का जो एक अल्टरनेट पैदा करना था, शायद उस पर भी पूरी सहमति लोगों की बन गई है। जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, और अगर कोई बेसहारा कोई है तो वो गाजा के लोग हैं। और गाजा के लोगों को से पीछे हाथ खींचने सभी ने शुरू कर दिए हैं। और इसके पीछे एक और बात है, आपको समझनी पड़ेगी कि शायद ये बार्गेनिंग हो चुकी है कि ईरान को भी एटॉमिक पावर बनने दिया जाए और साथ में सऊदी को भी एटॉमिक पावर बनाकर पावर बैलेंसिंग कर दी जाए। ये बात अब दुनिया में वाजे हो चुकी है कि मुस्लिम जगत के इन सब देशों को अब आधुनिक हथियार रखने वाले और एक पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो अलग बात है, ये इस लेवल की पावर बन चुके हैं और आगे बहुत तेजी से बनेगी, जिनका मुकाबला ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी यूरोप नहीं कर सकता। अगर अमेरिका इनका साथ नहीं देता तो फिर इनके साथ टकराने की हिम्मत जो है वो यूरोपियन यूनियन या नाटो अमेरिका को लैस करके फिलहाल वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, और कुछ सालों के बाद अमेरिका खुद भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में ये जज्बात के जो हमारे दिलों के अंदर टोकरे हैं, शायद हम अपने उनके साथ जिए
मगर बाकी लोगों ने शायद इन्हें अपने सर से उतार दिए हैं और वो सिर्फ अपने जियो पॉलिटिक्स के गेम को देख रहे हैं कि आने वाली दुनिया में पैसे पर किसका कितना हिस्सा होगा, कि ताकत पर कितना किसका हिस्सा होगा। इस कड़वे सच को कम से कम आप, मैं और भारतीय मुस्लिम तस्लीम कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। अलबत्ता मैंने ये नहीं कहा कि उनके जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनके लिए आपके जज्बात कम होने चाहिए, या जो बेगुनाहों पर जो जुल्म हो रहे हैं, जमीनें छीनी जा रही है, उनके लिए आपकी दुआएं, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत कम होनी चाहिए। मगर एक बात बहुत क्लियर है कि बदली हुई दुनिया के सिनेरियो को इसलिए तस्लीम करना चाहिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का स्ट्रैटेजिक पार्टनर इजराइल है, और इस मुख्य फिलहाल कुछ सालों के लिए इजराइल एक प्लेयर बना रहेगा। यकीन मानिए बाकर साहब, ये तमाम इजरायली मुस्लिम देशों के अंदर ही जाकर काम करेंगे। इजरायली इस जगह पर नहीं रह पाएंगे, भले इस पर फोर्स बनाया जाए या ना बनाया जाए, क्योंकि सिचुएशन एक एक्सट्रीम लेवल पार कर चुकी है। और इस स्थिति को जिस प्लान को बिग थ्री में आज चाइना, रशिया और अमेरिका है, इसमें से ब्रिटेन लेस कर दिया गया है। इन बिग थ्री में भी तो ताकत नहीं होगी कि यहूदियों को बचाया जा सके। ठीक है भाई साहब, वाक़तन जिस तरह से नाज़रीन आपकी जानिब से भी जो सवालात मिल रहे हैं, बड़े तड़पते हुए, बड़े हम ये कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बास फ़ोन हमको जो है रोते हुए जज्बात के साथ, और क्यों ना हो, और कोई भी इंसान जिस तरह से वो मनाजिर देख रहा है गज़ा के, जो सूरत हाल है, जिस तरह की बमबारी की जा रही है, जिस तरह से ख़ानदानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उनको मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा, और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ़ यहाँ पर किसी एक मज़हब की बात नहीं है, बल्कि बिला मज़हब व मिल्लत हम ये कहेंगे कि लोग जो देख रहे हैं गज़ा के हालात को, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि गम व अफसोस, गम का जो है इजहार कर रहे हैं लोग, और इस हवाले से चाहे वो अपने हों, पराए हों, कोई भी हों, वो ज़रूर जो दर्द रखने वाले हैं वो सवाल कर रहे हैं। और वो वाकई जिस तरह से भाई साहब ने जो सूरत हाल बताई, उसकी अक्कासी करते हुए भी वो सवालात नज़र आ रहे हैं। वो बहुत सारे सवालात यही कर रहे हैं। एक तो अक़वाम आलम से उनका सवाल हो रहा है कि किस तरह की ये दुनिया है, ये अक़वाम मुत्तहिदा है, UN है, वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ मुस्लिम ममालिक, OIC, बिलखुसूस अरब ममालिक, और इनमें कोई भी मतलब इसको छोड़ा नहीं जा सकता कि वो अब इतनी इंतहा होने के बावजूद भी अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर इज़राइल को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर मामला कुछ और ही नज़र आता है। ये सवाल लोग ये कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, हमको तो नज़र नहीं आता, जबकि अपने अपने जो मामलात हैं उसमें वो उनका ये रवैया नज़र नहीं आता, ये पॉलिसी नज़र नहीं आती। तो ये तो बात समझ में आ रही है, बड़े अफसोस की बात है। यहाँ इसके अलावा शायद जो भाई साहब ने जो कुछ कहा है, इसके अलावा और कोई बात, यानी कि और एक्सटेंशन इसका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी इंतहा हो रही है। अब भी अगर ये सब खामोश हैं तो फिर वाकई मामला कुछ और है, वाकई मामला कुछ और है। बहरहाल खुदा के हवाले इस मामले को शायद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही शायद फ़ैसला करेगा, जालिम को जुल्म का मज़ा चखाएगा, और जो मज़लूम इस वक्त बने हुए हैं उनकी मदद कुदरत की जानिब से होगी। यही हम शायद कह सकते हैं। ये सूरत हाल हो गई है, यानी कोई ख़ित्ता ऐसा, यानी हम ऐसा नहीं देख रहे हैं जहाँ पर जो है लोग मगमूम हैं, बेचैन बेकरार हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ किया नहीं जा सक रहा है। हुकूमतें खामोश हैं, ताकतें खामोश हैं, और नज़र तो ये आ रहा है कि झूठ सच, सच झूठ, जालिम मजलूम, मजलूम जालिम, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल भाई साहब देखना यही होगा। यूक्रेन के हवाले से भाई साहब क्या देख रहे हैं आप? यूक्रेन का जो मामला है, शिद्दत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो बहरहाल पुतिन के हवाले से भी जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ उनका जो एक सख्त लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर दिया, पागल तक कह दिया, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वो भी एक डिस्प्यूट है, वहाँ पर भी लोग मर रहे हैं, वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये लगभग जो है एक बफर जोन बना चुका है ये रशिया। और सवाल ये है कि जहां हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो वहां यूक्रेन तो बहुत पहले ये जंग में खर्च हो चुका था। अब वहां लड़ने वाले यही यूरोप के देश हैं, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है ब्रिटेन है, और ब्रिटेन किसी भी सूरत में आखिरी यूक्रेनी के मर जाने तक वो इस जंग को जारी रखना चाहता है। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद उसे कभी भी कायम है कि वो अपने जो पुराना उसका कॉलोनियल एक सिस्टम था वो उसको फिर से जिंदा कर सकता है।
और वो इस जहन के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन सबसे ज्यादा खतरनाक अगर दुनिया में कोई प्लेयर है युद्ध को लेकर, तो वो वहां की जगह सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटेन ब्रिटेन है, जी। मतलब ब्रिटेन। और इस पर इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये इल्जाम रशिया भी लगा रहा है, ये इल्जाम जो है एक्सपर्ट भी लगा रहे हैं, और खुद ब्रिटेन भी जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई ऐसी नौबत आती है कि कोई फैसला किया जाए, कोई नौबत जो है इस तरह की आए, तो ब्रिटेन जो है वो उसमें बाधा डाल देता है और किसी भी सूरत में वो इस फैसले को अंजाम तक नहीं पहुंचने देता। जबकि रशिया के पास अब एक भारी हमले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और ये जो है ये बात रशिया कह रहा है, और जिस तरह भारी तादाद में इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, आईआईबी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये सिर्फ इस्तेमाल सीधे नहीं होता बाकायदा, पहले बाकायदा उकसावे के लिए, पहले बिल्कुल उकसावे के लिए जो है ये किया जाता है कि यूक्रेन की तरफ से एक यूक्रेन की तरफ से मतलब भारी हमले किए जाते हैं, अंदर तक हमले किए जाते हैं, और अंदर से हमले करने के बाद जो है उकसावा होता है जिसका जवाब देना पड़ता है। आपको पता है कि 4 दिन पहले उसक के अंदर जा रहे थे व्लादिमीर पुतिन, उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया गया, बाकायदा जो है नाकाम बनाया। ये 21वां हमला था व्लादिमीर पुतिन की जान लेने वाला। इस हमले को रोकने के मतलब सफल तो हो गए एयरपोर्ट के अंदर ही रोक लैंडिंग में, मगर सिचुएशन ये है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इसको फतेह करें। और ये एक और स्टेटमेंट जो अभी आया है रशिया का, वो ये था कि हमने अब यूरोप के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इस्कंदर मिसाइल को उनका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सके या उनकी मिसाइल रशिया के अंदर पहुंच सके। हम लगातार उनकी उन मिसाइलों को गिरा रहे हैं। तो ये बयान अब मैं आपसे, आप अपनी अगले सवाल को थोड़ा लंबा करें ताकि मैं बस 1 मिनट बीच में ले लूंगा। जरूर। यहाँ पर नाज़रीन बात यही समझ में आ रही है कि देखें, किसी भी अगर हम यूक्रेन के सदर की बात करें जिसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, ख़ुद अगर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो हुई थी जिसमें उन्होंने उनकी सरजनिश की थी और उन्होंने कहा था कि एक आपकी वजह से क्या हम लाखों लोगों की जो है को यानी मरने के लिए छोड़ दें, और आपको ये सारी जो रविश है इसको छोड़नी पड़ेगी, और किस तरह का जो है आपका रवैया है। ये यूक्रेन के सदर से डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी, मतलब सारी दुनिया ने उसको देखा कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरजनिश की थी और कहा था कि फौरी तौर पर आप इसको ख़त्म करें और अब हम आपकी जो है मदद कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर को अगर रशिया की जानिब से यानी आसानी के साथ निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन वहीं यूक्रेन की जानिब से अगर रशिया के सदर को निशाना बनाया जाता है, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, जिस तरह से भाई साहब ने भी कहा कि 21 मरतबा ये कोशिश की जाती है कि व्लादिमीर पुतिन को जो है रास्ते से हटाया जाए, तो ये किस तरह की यानी जंग है, और किस तरह की जंग के साथ साथ यानी वो तरीक़ेकार है, हम कहेंगे कि जो आलमी सतह पर जो जंगी मामलात भी हैं उसके जो उसूल और जवाबित हैं, जो रोल्स हैं, उसको भी बालाए ताक रखते हुए ये जो वेस्ट की ताकतें हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो किस तरह से जो है तमाम तर जो सरहदें हैं, तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर जो हदबंदियाँ हैं, उसको फलांग कर भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैदान अपने हाथ आ जाए। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही चीज़ हम यूक्रेन के वॉर में भी देख रहे हैं। तो बहरहाल शिद्दत का मामला ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वैसा मैं यही कह रहा हूँ कि यानी वेस्ट की जानिब से अगर मैदान इनको मारना है और इनको जो है किसी चीज़ में जीत हासिल करनी है, तो ये किसी उसूल को जो है यानी खातिर में नहीं लाते। एक यानी रशिया के सदर को मुसलसल जो है मारने के लिए कोशिश करना, ये खुद अपने आप में जो है किस चीज़ को दर्शाता है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, इसमें बिल्कुल एक बहुत क्लियर फिनोमेना है कि इन्होंने पहले अगर आप देखें तो जर्मनी से यूएसएसआर ने बचाया था यूरोप को जी, और उनको बचाने के बाद तभी उसके तुरंत बाद ही जब अमेरिका के पास इनको पता चला कि ऐसे हथियार और ऐसी सेना मौजूद है कि हमें यूएसएसआर के बगैर भी जो है वो हम एक आगे की लड़ाइयाँ लोगों के साथ लड़ सकते हैं, तो ये सिचुएशन ये बनी थी कि दरअसल एक ऐसा हिडन
एजेंडा और ऐसी दुश्मनी है यहाँ जो इनके साथ में है, तो लोगों को मेरे ख्याल से ज्यादा को तो बिलीव भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मगर ये सच है। और वो ये है कि मतलब जो इन लोगों को कुल मिलाकर एक धार्मिक इनके अंदर एक द्वेष है यूएसएसआर को, और एक कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म जो बेसिकली ये जो यूएसएसआर था ये सब कम्युनिस्ट थे और आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो काफी हद तक रखते हैं। तो कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म का एक ऐसी दुश्मनी है, मैंने यहूदियों को देखा है और ज़ायनिस्ट क्रिश्चियनों को जो ब्याजखोर है जो बैंकिंग के निजाम में है, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग किसी ने अगर ये बचे रहे तो हमारा जो दुनिया को बैंकिंग और कर्जे में जकड़ कर और जुल्म करके इनको गुलाम बनाए रखने का जो फार्मूला है वो ये खत्म कर सकते हैं, जबकि उसी ने इनकी जान बचाई थी। मगर एहसान फरामोश ये लोग होते हैं और ब्याजखोर बेरहम होता है, ये सब जानते हैं। तो ये कैसी बात है जिसे एनालिस्ट या जियोपॉलिटिक्स के लोग नहीं बोलते पर चर्चा करने में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई तर्क या लॉजिक नहीं है। मगर इस तर्क के अलावा कोई और लॉजिक है भी नहीं है, क्योंकि एक जो निजाम यूएसएसआर में था वो एक सच्चा था और ताकतवर था, और उसने एक बड़ी ताकतवर हाई टेक्निक जो रियासत थी उसे जीत हासिल करके इनको बचाया था। वाकई भाई साहब यहाँ पर एक बात जहन में ये भी आती है कि अगर हम रशिया का यानी रशियंस का उनका जिस एतबार से भी अगर हम देखें मजहबी एतबार से, तो उनका मज़हब और यूरोप में रहने वाले जितने मतलब जो पॉपुलेशन है उनका मज़हब तकरीबन ठीक है, अंदरूनी उनके अख्तलाफात होंगे वो हमको एक नज़र आते हैं, और फिर इसके साथ साथ वो भी जो है आज़ाद ख्याल हमको नज़र आते हैं, ये भी आज़ाद ख्याल हमको नज़र आते हैं। जब यूरोपियन यूनियन पूरी बन सकती है तो रशिया क्यों अलहदा, ये वाकई जो आप बात कह रहे हैं जिस पर रोशनी डाल रहे हैं आप, तो उससे कहीं ना कहीं जो है जाकर मिलती है, सवाल पैदा होते हैं कि वाकई क्या चीज़ है जो इनको जो है अलग न सिर्फ अलग कर रही है बल्कि इंतहाई यानी वर्ल्ड वॉर के करीब तक जो है मामला ला रही है, वैसे उस तरह की सूरत हाल हो रही है। तो वाकई यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वही एक डिस्प्यूट है या इसके अलावा बहुत कुछ है? नहीं, आप देख रहे हैं ना, देखिए एक तो विचारधारा ये है कि एक तो उनका एक फैक्टर है कि यूक्रेन में आपने देखा है कि किस तरह जो रशियन चर्च है उन पर बाकायदा हमले किए गए थे। जी हाँ, आग लगाई गई। आप समझ सकते हैं कि अगर इजराइल मस्जिदों पर हमले करता है तो समझ में आता है, मगर एक ईसाई दूसरे ईसाई के चर्च पर हमले करता है तो क्या आपको समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, क्या मेरी बात की आप समझ रहे हैं? Exactly. और उस बिलीव में क्या है, देखिए उस बिलीव में क्या है, जो रशियन क्रिश्चियंस हैं उनके बिलीव में वो बहुत हद तक इस्लाम है, बहुत हद तक जो है मानवतावादी है और वो ब्याजखोरी के भी खिलाफ है। मगर ये तो लोग हैं जिन्हें मैं कैथोलिक और ज़ायनिस्ट कहता हूँ क्रिश्चियनिटी में, और ये बेसिकली यहूदी ज़ायनिस्ट जो है, ये एक खेबा है जिसे दुनिया को जो कामयाब रहा है। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर का मामला अलग था, मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत पहले से इन्होंने कंपनी एक्ट और ब्याज के बैंक बनाकर, हाँ भाई साहब हम यहाँ पर ये जरूर कह देंगे, यहाँ पर ये बात का क्लियरफाई जरूर कर देंगे। देखिए हर मज़हब में अच्छे भी हैं और उसमें ख़राबियाँ भी हैं, यानी कि ज़ायनिज़्म अगर हम देखें तो वो उनका एक अपना नज़रिया है और किस तरह से जो है इंतहा पसंदाना जो है उनके नज़रियात हैं। उसी एतबार से हर मज़हब की, यहाँ पर कोई एक फ़िरक़े की बात या किसी एक मज़हब की बात नहीं है, बल्कि जो आपसी जो इख्तलाफात हैं, जैसे मुसलमानों में भी आपसी इख्तलाफात जिसकी वजह से बहुत सारा खून खराबा हुआ है, माजी में भी तारीख़ इसकी गवाह है। उसी एतबार से अगर हम ये देखें यानी रशिया के जो ईसाई हैं और फिर यूरोप में रहने वाले जो ईसाई हैं, तो उनके दरमियान ये जिस तरह की यानी रशियंस भी ये कहा जाता है कि ख़दामत पसंद हैं, यानी अपने मज़हब पर ज़्यादा अमल करने वाले लोग हैं और ज़्यादा क़रीब हैं। और इनमें जो हैं हम ये यहाँ पर कोई उनके जो आपसी जो मसलक है हम कहेंगे उसके हवाले से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनमें जो इंतहा पसंद है, जो एक दूसरे को कबूल नहीं करते, तो उनकी ज़रूर जो है ये टकाफार रही है, टकराव रहा है, और जिसका नतीजा हम ये भी देख रहे हैं। जी भाई साहब, तो बहरहाल रशियंस के हवाले से ये कहा जाता है कि वो खदामत पसंद है और अपने मजहब के करीब है। जी, मैंने क्रिश्चियन में से भी हाँ बिल्कुल ज़ायनिस्टों को कहा है और यहूदियों में से भी ज़ायनिस्टों को कहा है। जी हाँ, जी हाँ। बेसिकली ये बिल्कुल एक अलग जो मामला है, जो बेसिकली
अजोब बन के भी जो घूम रहे थे, जो नवनाजी जो बन के घूम रहे थे, वो बिल्कुल एक अलग ही मामला है। तो यहाँ मसला ये है हम्म। कि इसमें एक अच्छा भाई साहब, एक एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है छोटा सा, भी शामिल है। एक ब्रेक मगर ब्रेक सबसे ले बड़ा लेंगे खेल क्या है, ताकि जो आपकी बात धार्मिक डिसकंटिन्यू ना हो। विचारधारा में जो जी शामिल किया गया है ना, जी। तो धार्मिक विचारधारा में जो शामिल चीजें की गई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि इन्होंने लिबरली अपनी चीजों को, जैसे तमाम नबियों के दौर में इन्होंने किसी न किसी बहाने, जैसे ही नबी इधर से उधर जाता था तो ये लोग ब्याज को जायज कर लेते थे। तो उसी तरीके से इनका ये झगड़ा भी है। देखिए, आप अगर पूरी बात देखेंगे तो पूरी दुनिया इस वक्त बैंकों के कब्जे में है, हाँ। और बैंक रोथशाइल्ड एम्पायर के कब्जे में है, और वो रोथशाइल्ड एम्पायर ब्रिटेन में बैठता है, और ब्रिटेन उसकी ऑनर्ड सिटी है। यानी पूरी दुनिया के निजाम को आज भी, भले ही आपको ताकतवर अमेरिका दिखे, फ्रांस दिखे या कोई भी दिखे, मगर सबसे फसाद की जड़ जो है वो महल के नीचे बैठी हुई रोथशाइल्ड एम्पायर है, जो बेसिकली MI6 MI5 का इस्तेमाल करती है। और आज भी बैंकों के चुंगल से इन सबको निकलने नहीं दिए जाने की कवायद की दुश्मनी रशिया और चाइना की है। ठीक है। ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना मगर साहब, आम आदमी के ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं है, लेकिन भाई साहब इस पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। इतनी आसान नहीं है। ठीक है, होता क्या है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे भाई साहब यहाँ पर। आप देखेंगे पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका के, भाई साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आदमी भी एक भाई साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद बात मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के हवाले से कि आखिर ये वॉर कब ख़त्म होगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर अगर हम देखें तो दुनिया की ताकत इधर भी, दुनिया की ताकत उधर भी, और माशी एतबार से, तिजारती एतबारात से भी देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमको मिलती हैं। अगर हम मुस्लिम दुनिया की बात करें या फिर एक कम्युनिटी बेस अगर बात करें तो गाज़ा में, फ़लस्तीन में, या फिर दुनिया के दीगर ख़ित्तों में जहाँ कहीं मुसलमानों से मुताल्लिक़ मामलात है तो वहाँ पर ठीक है, यानी जो इस्लामोफोबिया रहा है या फिर दीगर मामलात हैं उसको देखते हुए कुछ ये समझा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये मुखालिफतें वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या वजूहात हैं? तो वजूहात बज़ाहिर कुछ हमको नज़र आती है, लेकिन इसके पस पर्दा जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस हम कर रहे थे। तो इससे क़ब्ल भी अगर हम देखें, तारीख़ का जायज़ा लें तो USSR को तोड़ा गया था। किसके ज़रिए तोड़ा गया था? यही अमेरिका, बरतानिया। और भाई साहब यही कह रहे थे कि बरतानिया दरहकीकत जितनी ये जियो पॉलिटिक्स और जितने जो नशे व फराज हैं, जितनी बिसातें हैं, इसका जो मेन अगर यानी खिलाड़ी है तो वो बरतानिया है। जी भाई साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, बिल्कुल जी। तो भाई साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अब इसका जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में कोई मफाहमत हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप का जो फैक्टर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल है वो कुछ काम कर जाएगा, या फिर बरतानिया में जो बैठे हुए हैं वो जो चाहते हैं वो होंगे, वो करेंगे? और फिर साथ ही साथ चाइना की तिजारत क्या मुतासिर नहीं हो रही है? और फिर साथ ही साथ चाइना और रशिया का ये जो कोलैबोरेशन है और ये वेस्ट का जो कोलैबोरेशन है, क्या आपको लग रहा है, क्या तस्वीर नज़र आ रही है? क्योंकि यूक्रेन का वॉर भी नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से दुनिया मुतासिर ज़रूर हो रही है। जी देखिए, मैं अब आपको इसमें थोड़ा सा एक अलग एंगल में तफसीली अपना नजरिया बताने की कोशिश करता हूँ। जी देखिए, चाइना ये जंग जीत चुका है, और चाइना को हराने की अब ताकत अमेरिका और यूरोप हो चुकी है। जी। अब एक जंग जीती है चाइना ने, जिसमें रशिया ने भारी मदद की है, और दूसरी एक बर्तरी जो पहले भी जो है साबित की जा चुकी थी, और अब आखिरी बार भी पूरी तरह से साबित की जा चुकी है कि अगर आप तकनीक और अक्लमंदी से काम लेते हैं, और आप अगर वफादार होते हैं मानवता के, इंसानियत के और अपने देश के, जी, तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास आपकी अर्थव्यवस्था कितनी है, आपकी इकोनॉमी कितनी है, आपके पास लोग कितने हैं। सवाल ये उठता है कि लोग कितने हैं, आदमी कितने हैं, ये सब मायने नहीं रखता। आपका जो जहनी तवाजुन है, यानी जो आपका बौद्धिक स्तर है वो क्या है, आपका एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, और आप
क्या आपकी स्पिरिट क्या है, जी हाँ। ये सब मायने रखते हैं। ये बात साबित की है रशिया ने, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कहीं स्टैंड नहीं नहीं है, करती है। ये भी आप उन्हें टॉप 5 में भी कहीं गिन के लेके नहीं आते हैं। ना तो ही अगर आबादी आप उतनी है। जी जी, जी। अगर आप वो देखिए, इकोनॉमी के तौर पर आप उनको कहीं मतलब कंसिडर ही नहीं करते हैं, मगर उसके बावजूद भी रशिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त मौजूद है। दूसरी बात चीजें आप देखेंगे कि उन लोगों ने, एक तो उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं थी, दुनिया भर के उन्होंने पाबंदियां झेली हैं, दुनिया भर की जो कुछ मतलब इसमें फंडिंग से लेके हर चीज को, इकोनॉमी को, हर चीज को आप शामिल करेंगे, मगर ये पूरा का पूरा शामिल करने के बाद भी आप जो है उन्हें मतलब ये जो जंग के हारने की बात है या जीतने की बात है, इसको उस मामले से नहीं जोड़ सकते जो मामला आपने जो है मतलब कुल मिला के जोड़ा होगा। वो मतलब आज जो ब्रिटेन का, अमेरिका का, इन सब का मामला सिर्फ पैसे से शुरू होता है, पैसे पे खत्म होता है, और बिना पैसे के जो है कुछ नहीं होता। बस 1 मिनट और अपने सवाल को इसमें बड़ा कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल, इसके आगे कुछ सवाल यहाँ पर बताता हूँ। सवाल बिल्कुल यहाँ पर यही उठते हैं कि जिस तरह से यानी सूदी निज़ाम है जिसको मगरिब ने, और ये जो कैपिटलिस्ट जितने जो है उसके जो हिमायती हैं या फिर उस निज़ाम के जो यानी बढ़ चढ़ कर जो है उसकी तायीद करने वाले हैं, ये वो ताकतें हैं, तो ये उनके दरमियान ये ज़रूर जो है हमको टकराव नज़र आता है। लेकिन ये कब ख़त्म होगा, और फिर क्या नज़रियाती तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया यानी इस बात को महसूस नहीं कर रही कि किस तरह से ये जो सूदी निज़ाम है, ये जो सरमायादारियत है, ये किस तरह से सदियों से हम ये कह सकते हैं कि लोगों का खून चूस रही है। यानी इनके नाम हो सकता है अलग अलग हों, और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग ज़मानों में हमने इनको देखा कि अलग अलग नामों से ये पहचाने गए, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम देखें बुनियादी तौर पर अगर हम मज़हब इस्लाम की, दीन इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी जड़ और बुनियाद इस कैपिटलिज़म की वो यही है कि सूद खोरी के निज़ाम को जो है मजबूत बनाया जाए, और दुनिया पर हुकूमत करने का ज़रिया यही इन ताकतों ने बनाया कि किसी तरह से दुनिया की मईशत को अपने हाथ में रखा जाए। यानी लोग जो मेहनत करने वाले हैं वो तो मेहनत करते रहें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो एक मज़दूर की जो है हैसियत से बढ़कर वो कुछ ना होने पाएँ। ज़रूर उनसे उनकी सलाहियतों का, उनके सारे मामलात का जो है फ़ायदा हासिल किया जाए, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने यानी ग़ुलाम की तरह उनको रखा जाए। अब ग़ुलाम से मुराद ये नहीं है कि ज़माना बदलता गया, ग़ुलाम वो हुआ करते थे जो बज़ाहिर ग़ुलाम कहलाते थे, लेकिन आज पैराहन तब्दील हो चुके हैं, आज मामला तब्दील हो चुके हैं। भाई साहब, मैं यही कह रहा था कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो ताकतें हैं, इनका हमेशा से यही तरीक़ा रहा है, इनके नाम, इनका नज़रिया जो है उसका लिबादा कुछ तब्दील रहा हो, लेकिन हमेशा इन्होंने कोशिश यही की कि लोगों पर हुकूमत की जाए मईशत के ज़रिए, मईशत को अपने हाथ में रखा जाए, सूदी निज़ाम जो है क़ायम कर दिया जाए और हुकूमत की जाए। यही चीज़ हमने देखी है। अब मैं आखिर में यही आपसे जानना चाहूँगा, इसका एंड क्या आपको लग रहा है जो यूक्रेन की वॉर है? जी जी, मैं इसी वॉर पे उसके एंड के तौर तरीके के लिए ही लंबा करना चाहता था इस बात को, जी जी, ताकि हम समझा सके ये बात कि आखिर इसका एंड कैसे होगा और क्या होगा जी। तो इसे समझने के लिए हम ये भी समझते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करके तकरीबन 500 साल तक इन साइनिस्टों ने, चाहे वो टेम्पलर, क्रूसेडर्स और जो यहूदी साइनिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर एक जुगतबंदी के साथ में जिस तरीके से बैंकिंग निजाम, आर्थिक निजाम, पायरेट और डाकू और ये सब का इस्तेमाल करके, माइनिंग उद्योग, इन सब का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया। जी हाँ। और इसको गुलाम बनाकर ये कैपिटलिज्म, इन्होंने, इनकी तालीम होती है, एजुकेशन होती है कि हम पैसा जो है हथियार की तरह कमाते हैं और हम हथियार की तरह पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जी। लोग जो है, चाहे वो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं या कम्युनिस्ट हैं, इन सब का मतलब होता है कि अगर हम पैसा कमाते हैं तो हम इसलिए ज्यादा नहीं कमा लेते हैं कि चलो हमें दूसरों की मदद करने में ये काम आएगा, मानवता के काम आएगा, सुधार के काम आएगा। मगर बिल्कुल दोनों की, पैसा दोनों कमाना चाहते हैं, मगर दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। तो ऐसे में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं या रशियन चाइनीज थॉट के लोग हैं, उनका
मकसदा पैसे के भी सरवाइव कर सकते हैं और बेहतर इंसानी दुनिया बना सकते हैं, जो चाइना ने और रशिया ने बनाकर दिखा दी है। तो पूरे के पूरे कैपिटलिस्ट निजाम में और एक ऐसी सोच में कि दुनिया पैसे की गुलाम है, जैसे रॉकफेलर ने कहा था कि जो पैसा है वो धरती का खुदा है और खुदा का जो पैगंबर है वो रोथशाइल्ड है। तो बेसिकली उस बात को झूठा साबित कर दिया है चाइना और रशिया और उनके सिद्धांत ने, क्योंकि आज उन्होंने सस्ती से सस्ती चीज दुनिया को देकर हर गरीब इंसान के हाथ में हाई तकनीक थमाकर सबको बराबर के जीने का अधिकार देकर और बिना पैसे के उन्होंने अपनी ताकत को अपने लोगों के साथ, अपने सहन और उनके डेडिकेशन के साथ ये साबित कर दिया कि ना उनके हथियारों का मुकाबला ये पैसे वाले लोग कर सकते हैं, ना उनकी तकनीक और उनकी मानवता का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो सवाल ये है बाकर साहब कि बहुत बड़ी हार जीत हो चुकी है, इतनी बड़ी हार जीत हो चुकी है कैपिटलिज्म की, जिसे ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मगर याद करिएगा अपने और मेरे 4 साल 5 साल पुराने उन वाक्यों को, जब मैंने कहा था ये यूरोप पत्थरों के दौर में चला जाएगा और मुझे इजराइल मुस्तहकम नहीं रहेगा और रशिया व्लादिमीर पुतिन जो है वो सिंगल किंग होगा। तो ये सब चीजें अब हो चुकी हैं। अब इसे प्रैक्टिकल अंजाम देने की अब मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस जंग को जब चाहे रशिया खत्म कर सकता है, जब चाहे खत्म कर सकता है 2.5 घंटे के अंदर। वो कीव को उड़ा सकता है 40 मिनट के अंदर। उसके पास हथियारों के, मैं परमाणु बम की बात के बगैर कर रहा हूँ, उनके पास और तकनीक बहुत है। आपने देखा कि कल स्कैंडल मिसाइलों को जिस तरह से मारा और जिस तरह पैट्रियोट में उनका पीछा करने के बाद भी जो है वो उन्होंने उसको चकमा दिया और बाकायदा उसमें ऐसी तकनीक जो है स्कैंडल में ऐड की है रशिया ने कि वो उसको किसी और काम में लगा देता है और इनका जो है इनके रडार सिस्टम और सारे सिस्टम्स को फेल कर देता है। वो मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब अमेरिका और यूरोप उसका पीछा नहीं कर सकते, इतने आगे निकल चुके हैं। मगर अब मसला क्या है बाकर साहब, बात ये है कि अगर आज ये युद्ध अगर जीत कर पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा घोषित कर दे तो ये अब सरहदें मिलेंगी नाटो से, पोलैंड से। जब पोलैंड से सरहदें मिलेंगी तो पोलैंड नाटो मेंबर ये कहेंगे कि आप जो है पोलैंड की जान हमें बचानी होगी क्योंकि यूक्रेन चला गया है और हमें किसी न किसी तरीके से अपनी तमाम सेनाओं को पोलैंड में इकट्ठा करना पड़ेगा। 2013 में भी इसी तरह की इन्होंने पोलैंड की घेराबंदी की थी और की थी, परमाणु मिसाइलें तक लगा दी थी। मगर वो मैं उस वक्त की रिपोर्ट करता था तो मैं अकेला ही कहता था, अकेला ही सुनता था। लोगों को तब तो यही समझ में नहीं आता था कि मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ कि फारसी में बात कर रहा हूँ। तो लोगों को वो भी दौर मैंने देखा है इस देश में जब मैं अकेला ही कहता था और अकेला ही सुनता था। तो अगर साहब बात ये है अभी मौजूदा हालात में कि ये जंग कभी भी खत्म की जा सकती है, मगर ये जंग खत्म करने से रशिया का नुकसान होगा, उसका खतरा बढ़ता है। क्योंकि पोलैंड के बाद आप जानते हैं सीधे जर्मनी है और जर्मनी जो है वो किसी भी इस वक्त ये मान के चलता है जर्मनी कि अगर रशिया ने किसी तरह यूक्रेन को पूरे को कब्जे में लिया तो फिर पोलैंड भी जाएगा, पोलैंड उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और फिर जर्मनी को भी जाना पड़ेगा। और पेरिस तक रशिया पहले भी जा चुका है, कोई पहली बार नहीं होगा। बर्लिन तक उनको वापस घुसेड़ने वाला रशिया ही था जिसने जो है बर्लिन तक हिटलर की सेनाओं को घुसेड़ा था। तो सवाल ये है कि उन्होंने उनका पुराना अनुभव भी है, भय भी है, और चूंकि इसके अलावा ये जो भय है ये आम जनता में नहीं है। वहाँ की आम जनता कुछ और सोचती है, मगर गद्दी पर जिनको बिठाया जाता है, मैंने कहा बिल्डनबर्ग और ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिनको माना जाता था शायद धीरे धीरे वो एक्सेप्ट होने लगी है, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों की तरफ से भी बात आने लगी है कि भाई अगर बिल्डरबर्ग जो है दुनिया की सत्ता बनाता है और अपनी मर्जी से प्लांट करता है वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रीमियर्स, तो वो ऐसे में उतनी बात वो अपनी जनता की नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी जनता का बेवकूफ बनाते हैं और उनके हित और उनके इंटरेस्ट जो है वो दिखाने के लिए झूठे कारनामे समझाते हैं। बात कुछ और होती है, बताते कुछ और है, मगर वो काम बिल्डरबर्ग का करता है। बिल्डरबर्ग रोथशाइल्ड एम्पायर का एक तरह की उनकी अपनी एक विश्व सरकार है जो उसकी नौकरों के द्वारा चलाई जाती है
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी चीजें चल रही है। अंपायर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस अंपायर में सभी शामिल होते हैं, जितने भी ये खतरनाक किस्म के लोग हैं सभी शामिल होते हैं इसमें। और ये लोग जो है मतलब कुल मिलाकर इस तरह का खेल खेलते हैं जो है कि ये सारे के सारे इस तरह का खेल खेलते हैं जी जी, जिसे ये मान के चलना चाहिए कि मतलब होगा वही जो रोथशाइल्ड से आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये जंग अभी पूरा यूरोप और नाटो एक तरफ है और उसको प्रैक्टिकली जो है हराना पड़ेगा। और उसे हराने के लिए इकोनॉमी बिना आर्थिक मजबूती के रशिया बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। आर्थिक आजादी उसे हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड करने का तरीका है रशिया का, मैं एक वर्ड यूज किया है इकोनॉमिक, जो उनको आजादी चाहिए वो आजादी हासिल करने का एक बुक प्लान व्लादिमीर पुतिन और उसकी टीम चला रही है। और मुझे लगता है कि वो सक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया की भी कैलकुलेशन हो चुकी है। हालांकि ट्रंप के, शी जिनपिंग के और पुतिन के बीच में सब कुछ लगभग तय हो चुका है। अगर मैं भारत की भी बात करूं, भाई साहब भारत की तरफ मैं आऊंगा। जी जी, चलिए जब आएंगे तो मैं बता दूं। मगर ये अलग मुद्दा है कि अगर वो खेमे में जाना भी चाहेगा तो नहीं जाएगा क्योंकि अल्टा 2.0 में वो रूस का हिस्सा था, रूस का हिस्सा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है वो नाकामी हर तरफ मिलेगी और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ठीक है, भी होगा मगर यानी फौरी तौर पर ये जो यूक्रेन का वॉर है ये खत्म होता हुआ तो फौरी तौर पर नजर नहीं आ रहा। और इसके लिए जो है लंबी फौरी तौर पर ये इसलिए नजर, देखिए ट्रंप कभी बयान देगा कभी फिर बातचीत, बिल्कुल यही चल रहा है कि अगर ट्रंप कोई मदद करना चाहता है, डॉक्टर साहब ये बात समझने की है कि अगर रशिया को ट्रंप से बातचीत करके ये रोक देना चाहिए तो अभी बहुत सी चीजें बंटवारे में बाकी है। सऊदी अरब देशों का क्या होगा, अफ्रीकन देशों का क्या होगा, ये पूरी एक डील बाकी है। मैंने आर्थिक आजादी की बात की, बिल्कुल, यानी सिर्फ वो यूक्रेन के हद तक मामला नहीं है। जी हाँ, अमेरिका के, यूरोप के, तुर्की सहित जिनके पास जो कुछ था वो सब यूक्रेन में ये लेके जाते हैं। इनके सैनिक होते हैं, टीम होती है, इनके अधिकारी होते हैं, ये रूस के खिलाफ उसे चलाते हैं। रूस उनको भंगार में बदल देता है, उनको कबाड़ खाने में बदल देता है, कबाड़ी के लेने के लायक नहीं बचते हैं। ये अपनी औकातें जानते हैं कि रशिया के सामने पूरा नाटो, अमेरिका एक साथ मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकता। सवाल ये है कि जिस देश को अपने अंडर में चलाना है और वो पूरा के पूरी यूक्रेन कुछ कभी नहीं खाएगा, बल्कि ओडिशा का थोड़ा सा इलाका उनको दे देगा ताकि अगली बगावत को किसी तरह खत्म किया जा सके। और एक कंप्लीट बफर जोन जो है बीच में लोहांस, डोनास से इन सब चीजों को वो बना चुका है, उसे थोड़ा मजबूत करेगा चीजों को। उस बफर जोन के साथ सेफ रहेगा जिसमें जो षड्यंत्र पश्चिमी करता रहा है रशिया के खिलाफ वो नहीं हो पाएंगे। और रशियन फेडरेशन का हिस्सा ही बनाकर जिस तरह इकोनॉमी को और ग्रेटर यूरेशिया को तस्कील दी जानी है, तो ये पूरा का पूरा एक वक्त लगेगा उसके लिए। ठीक है, एक वक्त लगेगा। अब हम आते हैं यानी सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और भाई साहब बिल्कुल हमारे पास 8 मिनट हैं, 9 मिनट है और ये शायद हमारी जो यानी जीत की जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए नाकाफ़ी हैं। चाहे वो हमारे वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर दिफा हों या दीगर लीडरान हों, अब प्रधान सेवक हों, तो उनकी जानिब से अगर हम देखें तो मुसलसल एक हम ये बोल सकते हैं कि एक जश्न के तौर पर एक यानी कि इस बात का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना जो है कारगर रहा, कितना ज़बरदस्त रहा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अच्छा ऐसे ही मौके पर जबकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर दुनिया के लोगों को, दुनिया को और मुख्तलिफ़ ममालिक को, वहाँ के हुकूमतों को ये इस बात से आगाह कर रहे हैं कि हम कितने जो है दहशतगर्दी से मुतासरा हैं और अपने मौक़िफ़ को रख रहे हैं, पड़ोसी मुल्क के हवाले से हम बता रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान जो घर ही के लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें हमने बाज़ाब्ता उसकी यानी फ़ोटो सेशन किया, उसका जो है वीडियो हमने कैमरा के तहत कैमरा रखते हुए हमने किया था कि हमारे घर के लोगों को बताया जा सके। देखिए इतना ख्याल रखा जा रहा है कि बाहर के लोग तो सवाल नहीं करेंगे लेकिन ये अंदर के लोग जो सवाल करने वाले हैं उनको बताने के लिए तो कांग्रेस की जानिब से मुसलसल सवाल किए जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो है बयान दिया था जिसमें उन्होंने कह दिया होगा,
लेकिन उसको बाज़ाब्ता प्रोजेक्टर के ज़रिए लाकर बताकर उस क्लिप को, पुरानी पता नहीं कितने सालों पुरानी होगी वो, तो उसको लाकर बताया जा रहा है। अलका लांबा मुखातिब कर रही हैं और ये कह रही हैं कि देखें इसमें किस तरह से हमारे फ़ौजी जवानों की प्रधानमंत्री ने जो है तौहीन की है, हमारे शहीदों की तौहीन की है, बेवाओं की तौहीन की है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो क्लिप बता रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे व्यापारी हैं उनकी जो ताकत है, उनका जो हौसला है वो फ़ौजी जवानों से भी ज़ायद होता है। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं उन्होंने कहा था होगा, उसको मुद्दा बनाकर ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं और बताया जा रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिचुएशन है अभी देश की, और देश भी यकीनन बहुत सारे मामला से गुजर रहा है। जब दुनिया में सब कुछ चल रहा है तो हमको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो ये इसमें ये जो अपोजिशन जो रखने पैदा कर रही है और सरकार जिस तरह से जो है हालात को सुधारने के लिए आगे बढ़ रही है, तो इस दरमियान की सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक? देखिए जनाब, मैं आपको बता दूं जी कि शायद अपोजिशन को भी इस तरह का रवैया अभी नहीं अपनाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि मोदी जी को भी इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिसमें सवाल खड़े हों। यानी राजनीति अभी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से देश के मामला के बीच में। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमें अभी बिना सबक सिखाए कंप्लीटली युद्ध बंद करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि अभी जो हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो है चलो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के एक कॉल पर या उनके खुशामद पर हमने युद्ध को बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान के अखबार या उनके नेता पूरी दुनिया में युद्ध की जीत की ढडोरे पीट रहे हैं और वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमने तो जलील करके हरा दिया है, और वहाँ वो रफाल की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, दुनिया की कंपनी की डिटेल्स रखने की बात करते हैं, इंडोनेशिया की रफाल डील खत्म करने की बात करते हैं। तो देखिए, आज नहीं कल ये ठीक है, चुनाव तो खत्म हो जाएंगे, पर ये जो बातें अभी पाकिस्तान कर रहा है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी एक मुकम्मल तौर पर सबक सिखाने की जरूरत थी। युद्ध बंद नहीं करना चाहिए था। एक मुकम्मल जब तक घुटनों पर पाकिस्तान ना आ जाता या पीओके हमने नहीं ले लिया होता, या हमने जिस तरीके का मुंह अब खोल रहा है इस मुंह को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर दिया होता, तो तब तक युद्ध बंद नहीं करना चाहिए था। चाहे वो ट्रंप का फोन होता या फिर खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ है वो गिड़गिड़ाते, ये सब बातें तो बार बार होती रही हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जो अभी देखिए एक तरफ वो, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कह दिया गया ना, कितने बार कहें, प्रधानमंत्री ने खुद जो है अपने खिताब में जो है इस हवाले से कह दिया कि ये जो ऑपरेशन है ये जारी है, और फिर साथ ही साथ अब जो भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ न ट्रेड की होगी न किसी और मामले की होगी, बल्कि होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके की होगी, पीओके की होगी, कह दिया गया है। तो फिर इस पर सवाल क्यों किया जा रहा है? मैं चाहूँगा कि पैनल से ये तस्वीर निकाल दें कोई और, सिर्फ आप लोगो लगा दें बस, वो इररिलेवेंट विजुअल्स हैं। जी जी, देखिए हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी 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 भाई साहब। देखिए मैं ये कहा साहब के ठीक है, आपने कह दिया जारी है, प्रैक्टिकल तो जारी नहीं है ना। अगर आपने प्रैक्टिकल फायरिंग रोकी है तो कोई एक ऐसा एविडेंस भी जो है अगर हमें या देश की जनता को दे देना चाहिए था कि वहाँ के जो डीजीएमओ ने है वो क्या कहा है, उसकी कोई फोन रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसकी गोपनीयता को क्यों भंग नहीं किया जा सकता। मगर फिर भी एक ये तो बताया जा सकता है ना कि उन्होंने क्या कह दिया जिसे हमें मानना पड़ा कि चलो भाई उन्होंने कह दिया हम जंग हार जाएंगे, मगर उनके पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उनका जो बेसिकली मिलिट्री ब्रीफिंग है, उसमें तो वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो बेसिकली अगर वो हमें चुपके कुछ और कहें, हमारे पैर पकड़े और दुनिया में जो है वो शोर मचाएं कि हम जीत गए, तो कुल मिला के फिर उसका जवाब तो हमें देना चाहिए, है ना। मुद्दा मेरा सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान लेकिन दुनिया समझती है कि प्रोपोगंडा क्या होता है, झूठ क्या होता है, और मतलब हार कर जो है जीत का जाहिर करना क्या होता है, और झूठी झूठी बातें करना क्या होता है। ये सारी चीज़ें दुनिया भी तो समझती है भाई साहब, हमको शायद उससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
कौन जीता कौन हारा, किसका कितना नुकसान हुआ, ये सारी दुनिया अच्छी तरह से जो है जानती है। कौन दहशतगर्द है, कौन नहीं, किस तरह से दुनिया दहशतगर्दी दुनिया करवा रहा है। दुनिया अच्छी तरह जी। नहीं, दुनिया के जानना अलग चीज है हम्म। और वोटिंग के लिए जानना जनाना अलग चीज है। तो हम्म। दुनिया तो जानती ही है, दुनिया क्या नहीं जानती है, जानते तो सभी हैं। मगर जब देखिए सबकी अपनी चीजें, एक रिस्ट्रिक्शंस होती है और एक स्पिरिट होती है सारी चीजों की। हमने कहा ना, नहीं मतलब अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमको शायद उससे कोई खौफ की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से दुनिया जानती है कि बिल्कुल क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई। खुद इस ऑपरेशन में भी किसकी जीत हुई, कैसा हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, सब वो जान रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें। जी भाई साहब। मैंने कहा मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नफे नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जिस तरह से आपने कहा था कि पाकिस्तान ये सारी बातें ढिंढोरा पीट रहा है जी। और मैं जर्नलिज्म में झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैनिपुलेटिंग भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं धोखा तो दे ही नहीं सकता, चाहे वो उसकी कोई भी पोजीशन क्यों ना हो। झूठ बोलना वो मेरी किताब में है नहीं जर्नलिज्म की। तो वो मैं पर्सनल लाइफ में तो खूब झूठ बोल लूंगा, मगर जर्नलिज्म में लोगों के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि सच्चाई की बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर सपोज करो ना, भाई साहब एक मिनट है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हमने एक लक्ष्य तय किया है, ये अब जितनी भी बातें उठ रही हैं, लेकिन बहरहाल इतना हम क्या इत्मीनान कर सकते हैं कि जो कुछ किया गया, क़दम उठाया गया 6 और 7 मई की दरमियानी शब, तो वो भारत के लिए जो है मतलब बहुत देर पा ये जो है सुकून, अमन, चैन का जो है बाइस बनेगा। ये हम समझ सकते हैं या फिर क्या? आप लोगों को गलत दिशा में ले जाकर सुला दें, ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से देश को जो है एक हाई तकनीक, रडार तकनीक की जरूरत है। इस गिल्ट और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कुछ ऐसे देशों के साथ टाई अप करने की जरूरत है जिनके हथियार इस वक्त पूरी दुनिया में जीतते हुए नजर आ रहे हों। ऐसे देशों के साथ पूरी तकनीक हासिल करने की जरूरत नहीं है जिनकी तशरीफ भी पिट रही हो, जिनका मुंह भी पिट रहा हो, जिनके हथियार भी पिट रहे हो। अगर ऐसे लोगों के हथियार लेकर, तकनीक लेकर बहादुरी की बात करोगे तो तशरीफ तुम्हारी भी। हमने तो भाई साहब ये किया है ना, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अब हम अपने अंदर जो है अपने पास बनाने की तरजीह देंगे, हम खुद बनाएंगे। बिल्कुल 30 सेकंड रह गए। चुनाव की प्रक्रिया में नहीं आना चाहता है क्यों? मैं तो कह रहा हूँ, मैं देश हित में नहीं बोल रहा हूँ, बोलूंगा तो पजामी नीचे खिसक जाएगी। ठीक है भाई साहब, अगले प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के हालात हैं, उसको जिस तरह से निपटना चाहिए, और बहरहाल नाजुक सूरत हाल है, नाजुक हालात है। अगरचे हमने जंगबंदी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर जो जारी वो सारी है, और पड़ोसी मुल्क को ज़बरदस्त हमने जो है एक ऐसा यानी उसको कारी ज़रब लगाई, वो सदियों तक उसको याद रखेगा। और फिर इसके साथ साथ दुनिया को हम ख़ायल करने के लिए भी निकले हैं, और दुनिया को यह मैसेज दे दिया गया है कि भारत दहशतगर्दी से किस तरह से मुतासिर है, और अगर भारत के ख़िलाफ़ अगर फिर आइंदा किसी तरह की ऐसी कोई हिमाकत होगी तो भारत फिर एक मरतबा कोई और ऑपरेशन सिंदूर, बहरहाल वो तो जारी है, नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहरहाल उसी के तहत हम एक बड़ी कार्रवाई कर देंगे, और फिर और मज़ीद इससे भी ज़्यादा शदीद जो है यानी उनको सबक सिखाएंगे। ये हमारे अज़ाइम हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।